हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनसे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिस वीडियो में हम खूनी रविवार, पूंजीवाद, अक्टूबर क्रांति, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल शब्दों में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री 2023 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पर वीडियो को देखिए। वहाँ पर मैंने इतिहास के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने डील किया है और जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमने उनकी भी चर्चा की है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न को। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, समाज का वैसा वर्ग, कैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, हम ऐसे ही वर्ग को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं रह सकता है तो आप बस यह दिमाग में रखिएगा, समाज का ऐसा वर्ग जहाँ पर कौन हो, गरीब हो, मजदूर हो, पिछड़ा वर्ग हो, है ना, पिछड़ा वर्ग हो, किसान हो, शिक्षक हो, हम इन्हीं वर्गों के समूह को, ऐसे लोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, दूसरा प्रश्न है हमारा, क्रांति से पहले, है ना, कहाँ पर, रूस में, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आंसर को रटने से अच्छा बात है कि आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। अगर प्रश्न आपके समझ में आ जाता है और उत्तर से आप की पॉइंट निकाल लेते हैं तो 100% आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत ही अधिक खराब थी रूस के किसानों की। उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत थे, यानी छोटे खेत का मतलब उनका टुकड़ा जो था, उनका हिस्सा जो था वो छोटा था, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। आपको ही पता है कि भारत का जो हमारे यहाँ जो खेती होती थी पहले, वो पूर्ण रूप से मौसम पर ही डिपेंडेंट होती थी, पर्यावरण पर ही डिपेंडेंट होती थी। अगर बारिश होगी तो हमारे यहाँ खेती हो गई, अगर बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी, मतलब हम उसको मानसूनी खेती कहते थे। तो वहाँ पर भी वही कंडीशन था, रूस में भी, वहाँ पर भी पुराने तौर तरीके से खेती होते थे। और आपको पता है कि अगर आप अब पुराने तरीके से खेती करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो रूस के किसानों के पास इनके अलावा पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। तो आपको पता है, चाहे भारत में हो, रूस में हो, चीन में हो, तो आज से अगर आप 200-300 साल पहले जाओगे, यानी अगर आप 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में जाओगे, तो वहाँ के जो उस समय शासक हुआ करते थे सभी जगह के, वो लोग टैक्स बहुत लेते थे, है ना। इसी को तो हिंदी में कर कहते हैं ना। वो लोग बहुत अत्यधिक टैक्स लेते थे, चाहे आपके खेत में आप फसल का अधिक उत्पादन करो या ना करो, वहाँ उस समय शासकों को कुछ उनसे लेना देना नहीं होता था। अगर उसने बांध दिया कि भाई आपको इतने खेत के टुकड़े में आपको 5 बोरी अनाज लगेगा, तो अगली बार आपके खेत में उत्पादन हो या नहीं हो, आपको तो 5 बोरी देना पड़ेगा। अब दूसरे से ला के दो या जहाँ से भी आप एडजस्ट करो, 5 बोरी देना पड़ेगा। तो ये मैंने उदाहरण स्वरूप बताया। तो इसी टैक्स से वो लोग दबे हुए थे, ठीक है। इसी टैक्स से, कर से वो लोग क्या हुए थे, दबे हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आज का कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। यानी रूस में जो क्रांति हुआ, इनके आप 2 प्रमुख कारणों को बताएं। तो आप क्या लिखोगे, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या था, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन।
यानी वहाँ का शासक जो था वो कौन था? जार था। पहले याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था, है ना? रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को कहा जाता था जार। ठीक है, चलिए, तो पहला आप क्या पॉइंट बनाओगे? तो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी, यानी बदल चुकी थी, तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। यानी राजाशाही जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो यूरोप के लगभग देशों में उन्हें समाप्त कर दिया गया था, या तो फिर उनकी जो शक्तियां थी वो सीमित कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर लोकतंत्र की स्थापना धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा था। परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यूरोप के सभी देशों में राजतंत्र राजशाही जो था, इन राजाओं ने अपने पद का त्याग कर दिया था, लेकिन रूस में ये चीज़ नहीं हो रहा था। वे अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। अब देखो, अब जब ये अधिकारों में, मतलब ऐसे अधिकारों में विश्वास रखेगा जिनसे जनता के फायदों को कोई लेना देना नहीं है, फिर तो दिक्कत है ना। तो उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। किनको? जार निकोलस द्वितीय को। और जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल था। मतलब राजा, आपको इसके बारे में जब मैं खूनी रविवार बता रहा था तो मैंने उनमें भी बताया था। अगर आप 1848 ईस्वी की क्रांति देखोगे फ्रांस वाला, तो वहाँ पर भी मूल रूप से यही इसी प्रकार की समस्या थी। अगर जब शासक को अपने लोगों के, अपने प्रजा के ही बारे में, अगर उनके सुख दुख से राजा को मतलब ही नहीं होगा अपने प्रजा से, तो फिर वो तो चल ही नहीं पाएगा ना कभी। तो फिर वहाँ के लोग अपने शासक के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ आंदोलन तो करेंगे। यही हाल हुआ था रूस में भी। तो अतः गलत सलाहकारों के कारण, किसके कारण? गलत सलाहकारों के कारण, यानी इसके भी जो मंत्रिमंडल में थे, उस हिसाब से अयोग्य व्यक्ति होंगे जिनको प्रजा के बारे में, जिनको कैसे हमें लोगों से या हम अपनी जनता को खुश कर पाएंगे, क्या नीति बनाएंगे, इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो अपने सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई, यानी जनता और ज़्यादा परेशान होती गई। ठीक है, चलिए इसके हम दूसरे की पॉइंट को देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट जो है, आप क्या लिखोगे? वो आप लिख सकते हो कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। दोनों आसान है। पहला क्या था? जार की निरंकुशता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बना दोगे? कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो जार की निरंकुशता में आप उस शासक के बारे में बताओगे, शासक के मंत्रिमंडल के बारे में लिख दो, आंसर हो गया। कृषकों एवं मजदूरों, तो दोनों के बारे में मेंशन करना है। तो रूस की जनसंख्या की बहुसंख्यक भाग कृषक थे। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या अधिक हो, तो वो अधिक से अधिक लोग क्या थे? किसान थे। उनके पास जो छोटे छोटे खेत थे उसी पर वो पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। उन्हें कम मजदूरी में अधिक काम करना पड़ता था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। रूस में भी हड़ताल पर बहुत कड़ी पाबंदी थी, सख्ती थी। आप किस राजा के खिलाफ जाके किसी भी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकते हो, राजा के कार्यों का विरोध नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर फिर उन्हें फांसी की सजा या फिर दंड दिया जाता था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जो ये प्रश्न था हमारा, रूसी क्रांति के प्रभावों की रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों की चर्चा करें, तो दोनों कारण आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 100% समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आपके लिए छोटा छोटा ही हो, एक वीडियो में 1-2 प्रश्न ही हम डील करें, और फिर उस प्रश्न का आंसर आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, खुद के शब्दों में। तब वो प्रश्न कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, मतलब आपको हमेशा समझ में रहेगा और आप लिख भी लोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अब इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके रिश्तेदार में कोई पढ़ने वाले हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं।
तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।